तो कहा जाएगा लार्ज एक्सपोजर है। कई बार रिपोर्टिंग भी होती है, तो लार्ज एक्सपोजर मीन्स व्हेन ए बैंक हैज एन एक्सपोजर ऑफ 10% or above of the capital base on a particular borrower, equal to or about 10% of the bank's eligible capital base. लार्ज एक्सपोजर लिमिट्स क्या है? सिंगल बोरोवर की लिमिट है। मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन ए सिंगल बोरोवर कैन बी, maximum exposure on a single borrower can be 20% of the capital base of the bank, tier 1 capital of the bank, 20% of the capital base of the bank, tier 1 capital of the bank. Board may allow additional 5% exposure. Board may allow additional 5% exposure. बोर्ड 5% ज्यादा का एक्सपोजर ले सकता है। बोर्ड 25% कर सकता है इस परसेंटेज को। ग्रुप में मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन ए ग्रुप कैन बी, मैं लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन ए ग्रुप कैन बी, अनेक कंपनियां हो सकती हैं ग्रुप में। मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन ए ग्रुप कैन बी 25% ऑफ capital base of the bank, 25% of capital base of the bank. No power to the board, कि बोर्ड बढ़ा सकता है ना, बोर्ड कुछ नहीं बढ़ा सकता। 25% of the capital base of the bank. Next one. Exposure to non-banking finance companies. Exposure to non-banking finance companies. Same limits as above. Exposure to non-banking finance companies की सेम लिमिट्स हैं जो कि यहां पे है, सेम लिमिट्स एज अबव। यहां पे जरा सा ये देख लें पहले, इससे पहले ये ग्रुप का मतलब क्या है। हमने कहा ना ग्रुप, ग्रुप जो है उसका यहां पे लेंगे इसका ग्रुप का, ग्रुप ऑफ द कनेक्टेड पार्टीज का मतलब ये नहीं। ग्रुप का मतलब क्या है दोस्तों? व्हेन वी से दैट मैक्सिमम एक्सपोजर टू ग्रुप कैन बी 25% ऑफ द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक। ग्रुप क्या है? इफ वन कंपनी is directly or indirectly having control over the other company. एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द सेम पर्संस। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द सेम पर्संस। एक एग्जांपल दिया आरबीआई ने, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स हैं तो फिर अपने आप ही कंट्रोल हो गया। तो आप तो ये समझिए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द सेम पर्संस। ये एक्सपोजर्स का मतलब क्या है? यहां पे एक्सपोजर का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ द एक्सपोजर, मीनिंग ऑफ द एक्सपोजर क्या है दोस्तों? मीनिंग ऑफ द एक्सपोजर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। सीनियर साथी बैठे हैं क्लास में, स्केल 1 to 2 का वहां तक काम चल जाएगा, जो पीछे चला गया ये 3 से 4, 4 से 5 के साथ इस बात पे ध्यान देंगे, दो चीजों पे। मीनिंग ऑफ द एक्सपोजर क्या? 100% ऑफ द फंड बेस्ड लिमिट्स। जो फंड बेस्ड लिमिट्स हैं उनका 100%। फंड बेस्ड लिमिट्स दो प्रकार की हैं। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के केस में लिमिट सैंक्शनड इज एक्सपोजर। टर्म लोन के केस में अगर फुल्ली डिसबर्स्ड है तो आउटस्टैंडिंग, और फुल्ली डिसबर्स्ड नहीं है तो सैंक्शन लिमिट।
10 करोड़ का टर्म लोन सैंक्शन है, एक बार 10 करोड़ आपने रिलीज कर दिया तो जो आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपोजर माना जाएगा। लेकिन लिमिट सैंक्शन है 10 करोड़, अभी लिया है उसने 6 करोड़, तो 10 करोड़ माना जाएगा एक्सपोजर। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के केस में लिमिट सैंक्शन, टर्म लोन फुली डिस्बर्स के केस में आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स इशूड बाय द कंपनी, इसमें भी आपने पैसा लगा रखो तो वो भी जोड़ दीजिएगा, वो भी एक्सपोजर है। कंपनी को किसी भी तरीके से आपने फाइनेंशियल मदद की है। और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स के केस में, एलसी या बैंक गारंटी के केस में 100% नहीं लेंगे आफ्टर अप्लाइंग क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर। ये मेरे साथ ही बहुत सवाल पूछते रहते, मैंने देखा है पिछली क्लासेज में भी कि ये क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर क्या है। भाई साहब, एक गारंटी आप जारी करते हैं, अनेक प्रकार की गारंटी है, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, ये गारंटी वो गारंटी, तो उसमें कोई गारंटी का एक्सपोजर 100% लेना है, यानी 100 करोड़ के तो 100 का 100 करोड़ लेना है। किसी गारंटी में आरबीआई ने कहा इसका कुल 20% ले लीजिएगा, ओनली 20%, तो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर लगा दीजिएगा 20%, 30%, 50%, 100%, और उसको जोड़ दीजिएगा इसमें। एग्जेम्प्टेड एक्सपोजर्स, इनको अगर आपने कोई पैसा दिया होगा, या आप कह सकते हैं इनके ऊपर एक्सपोजर नॉर्म लागू नहीं होते, ऐसा लिख लो। Exposure norms are not applicable to these advances or these exposures. Exposure norms are not applicable to these. Number 8, exposure to government of India and state government. State government को आप कितना उधार दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना उधार दे दो, कोई मनाही नहीं। एक्सपोजर टू आरबीआई, आरबीआई के पास कितना भी पैसा जमा करो। लोन्स गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना लोन दे दो, किसी कंपनी को, किसी डिपार्टमेंट को कितने लोन दे दो जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने गारंटी किया, और जितना मर्जी। इंट्राडे इंटरबैंक एक्सपोजर्स, ड्यूरिंग द डे बैंक एक दूसरे से लेन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसका एक्सपोजर कंटिन्यू रह सकता है जितना मर्जी। फूड क्रेडिट, लोन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर परचेजिंग this grains from the farmers, उस पर कोई restriction नहीं है। And RIF deposits placed with NABARD, जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएंगे उसका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं NABARD के पास जमा कराए गए, उस पे ये आपके एक्सपोजर नॉर्म लागू नहीं होते। आज मेरे साथियों बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। उससे पहले कोई छोटा सवाल होगा तो जरा एक बार बात कर लेंगे। कोई सवाल के साथ ही मैंने पूछ ले भाई, क्विकली पूछ ले, क्विकली पूछ ले दोस्तों, कोई सवाल के साथ ही मन लो। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार समझाने से नहीं समझ आया, छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। फूड क्रेडिट है जो लोन सरकार को दिया जाए किसानों से अनाज खरीदने के लिए, वो फूड क्रेडिट है, वो फूड क्रेडिट। नेक्स्ट मूव करें। आइए दोस्तों, काम बहुत सारा है भाई, आराम आराम से नहीं चल सकते, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, जस्ट अ मिनट प्लीज। बड़ा पुराना है, सेम रूल चल रहा है, आपने बहुत बार पढ़ा हो सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टेट्स दैट सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 of the Banking Regulation Act says how much investment or shares
a bank can hold in a company 30% of the paid up capital of the company or 30% of the paid up capital and reserves of the bank, whichever is lower. पढ़ लीजिएगा, आप जरा देखिए, सेक्शन याद करिए पहले तो, सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 ऑफ द बीआर एक्ट के साथ इन चैट में क्या पूछ रखा हुआ है, टीयर 1 कैपिटल एंड कैपिटल बेस इज द सेम, बिल्कुल ठीक बात है, कैपिटल बेस एंड टीयर 1 कैपिटल इज द सेम। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और कर, टेस्ट में तो सारी बातें काम आनी है, इंटरव्यू में बड़ी काम आती है। लास्ट ईयर हमने इंटरव्यू की क्लासेस की थी, स्केल 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. And then some couple of months back from 8 to the executive director. मेन रोल उनमें अंशुल जी का रहा था क्लासेस में, खासकर जब क्लासेस थी 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। ये सारी चीजों जो टेक्निकल बताई जा रही हैं, वो जो एक्सटर्नल आते हैं ना बाहर के, वो यही पूछते, वो आपके बैंक की कोई बात नहीं पूछते, आपके बैंक वाले भी नहीं पूछते। आपके बैंक के भी अधिकारियों को जो इंटरव्यू में बैठते हैं, ये ज्यादा पता होता है, बैंक की बातें कम पता होती है। उसका कारण है वो डिविजन्स के काम है, ईडी के लेवल पे बड़ा कॉर्पोरेट लेवल की बातें होती है, और हेड ऑफिस में मैं किसी भी बैंक के बारे में बात करूं तो जो जीएम जो काम कर रहा है उसको तो वही पता है, दूसरे का कहां देखेगा वो। आइएगा, एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द बीआर एक्ट, maximum shareholding of a bank in a company can be either as owner or as a pledgee, either as owner or as a pledgee can be, कितनी हो सकती है maximum shareholding of a bank in a company? 30% of paid up capital of the company, 30% of paid up capital of the company or 30% of paid up capital and free reserves of the bank, or 30% of paid up capital and free reserves of the bank, 30% of paid up capital and free reserves of the bank, whichever is lower, whichever is lower, जो दोनों में से कम हो, जो दोनों में से कम हो। एक और नियम है सेक्शन 20 है बीआर एक्ट का, आज का नहीं है, पुराना सेक्शन है। A bank cannot lend against security of its own shares. एक बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। बैंक कैनॉट lend against security of its own shares. एक बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। लोन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट शेयर्स, ये भी पुरानी गाइडलाइन दोस्तों, काफी पुरानी गाइडलाइन, सेम ही चले जा रहे हैं। मैक्सिमम एडवांस टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट शेयर्स, मैक्सिमम एडवांस टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट शेयर्स, फिजिकल शेयर्स के अगेंस्ट 10 लाख दे सकते हैं, देता कोई नहीं आजकल, सारे बैंकों ने मना कर रखा है फिजिकल शेयर्स के अगेंस्ट एडवांस देने को। आरबीआई ने रूल लिखा, मैंने भी लिख दिया, मैक्सिमम एडवांस अगेंस्ट फिजिकल शेयर्स कैन बी 10 lakhs and against demat shares it can be 20 lakhs. Loan to the individuals. Minimum margin कितना रखेंगे? Physical shares के against 50% of market value. Demat shares के against 25% of market value. और shares issued under employee stock option plan, ESOP है, employee stock option plan, employee stock option plan. मिनिमम मार्जिन फिजिकल शेयर्स में 50%,
डीमेट में 25%, शेयर्स अंडर ईसॉप में 10%, 10% रख सकते हैं। आई में दोस्तों, नो लोन अगेंस्ट शेयर्स टू पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप, किसी बिजनेस फर्म को नहीं देना है। बैंक विल नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट शेयर्स टू एनी पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप, आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने कहा है। आरबीआई ने एक बात और कही, नो लोन अगेंस्ट पार्टली पेड शेयर्स। शेयर आपका 100 रुपए का है, अभी तक कंपनी ने 60 रुपए मांगे हैं और दे हैव डिमांडेड ओनली 60 रुपीज, the balance 40 is yet to be payable, bank will not lend against these shares। आरबीआई कहता है बैंक विल नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट पार्टी पेड शेयर्स, बैंक विल नॉट ग्रांट लोन अगेंस्ट पार्टी पेड शेयर्स। और एक सवाल ये दोस्तों, मैक्सिमम एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, मैक्सिमम एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, टोटल एक्सपोजर। एक्सपोजर दो प्रकार से होता है मेरे साथियों शेयर मार्केट में, ध्यान दीजिएगा बात की तरफ, यहां नहीं लिखी है। एक बैंक किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है, सैकड़ों कंपनियों के शेयर खरीद सकता है, खरीद ले। दूसरा, बैंक शेयर्स के अगेंस्ट लोन देता है। तीसरा, बैंक शेयर ब्रोकर्स के बिहाफ पे गारंटी देता है। ये जो लोन दिया या गारंटी दी, ये है इनडायरेक्ट एक्सपोजर, और खुद शेयर खरीद ले कंपनी में तो ये है डायरेक्ट एक्सपोजर। तो दोनों को मिला के, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट को मिला के, इट शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक, इट शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक। इसमें से डायरेक्ट एक्सपोजर मैक्सिमम हो सकता है 20%, डायरेक्ट एक्सपोजर कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द बैंक। लिख लेंगे अब, मैक्सिमम एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट, एग्रीगेट एक्सपोजर 40% of net worth of the bank, and direct exposure can be, out of this direct exposure can be 20% of net worth of the bank, 20% of net worth of the bank, 20% of net worth of the bank। आइए दोस्तों, एक बात करेंगे मेरे साथियों, लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट। ये भी 1 अप्रैल 2019 से आया, अब तो 3 साल हो चुके हैं। देखो, इनकी मर्जी है कि मालिक है ये उम्मीद करते हैं कि एक बैंक का अफसर 10 साल 20 साल पुराने से लेकर आज तक की सारी बातें याद, अपने बैंक की सीबीएस कमांड तो याद रहती नहीं, ये उम्मीद करते आरबीआई को याद कर। या पीएनबी के साथी बहुत बैठे हैं इस ग्रुप में, पीएनबी में सीबीएस कमांड पूछता है, हमने तो कहा भाई 3 से 4, 4 से 5 पर क्या कमांड पूछे, क्लर्क से पूछ ले, ज्यादा ज्यादा स्केल 1 से पूछ ले। 4 से 5 बाकी काम करे ना करे, हनुमान चालीसे की तरह कमांड का घोटा लगाता रहे रोज। आज लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट क्या था, बात सुन लीजिएगा, 1 मिनट की बात है। 1995 में रशीद जिलानी कमेटी बैठी थी, आई वाज देयर इन द पीएनबी हेड ऑफिस एट दैट टाइम। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस में हमारा भी कुछ योगदान था। तो उस कमेटी ने एक बात कही कि ये बोरोवर कैश क्रेडिट ले लेते हैं और जिस दिन चाहे तो सारा एडजस्ट कर देते हैं, चाहे तो पूरी अवेल कर लेते हैं, तो हम इनके लिए पैसा आइडल क्यों रखें। तो रिजर्व बैंक ने उस समय कहा था, मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं फिर इस पे आऊंगा, तो रिजर्व बैंक ने उस समय कहा था कि इनसे कहो
कि जो कैश क्रेडिट लिमिट होंगी उसका 80% लोन के रूप में देंगे, 20% सीसी के रूप में देंगे। साल भर तक वो सिस्टम चला, बाद में विड्रॉ हो गया। बड़ा प्रेशर था कॉर्पोरेट्स का। अब 2019 में आरबीआई दोबारा दिया इस सिस्टम, थोड़ी परसेंटेजेस कम कर दी और एप्लीकेबिलिटी हायर लिमिट पे कर दी। ध्यान दे दीजिए, ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, टू एनहेंस क्रेडिट डिसिप्लिन अमंग लार्ज बोरोवर्स, टू एनहेंस क्रेडिट डिसिप्लिन अमंग लार्ज बोरोवर्स who are enjoying working capital facility, who are enjoying working capital facility, who are enjoying working capital facility। मैं आज अभी इस क्लास में बता देता हूं, कल हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे दोस्तों। मैं टफ टॉपिक पहले उठाऊंगा, आसान टॉपिक पीछे लेके जाऊंगा। पहले टफ टॉपिक, अब मैंने ये इस बार के सीजन में हमने ये रखा कि पहले टफ टॉपिक पढ़ाए जाए, लोगों को हिलाया जाए, फिर धीरे धीरे आसान टॉपिक ले आए। तो इसलिए कल हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट, यूसीपीडीसी, इंकोट्रम्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस। टाइम मिल गया तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और ट्रेड क्रेडिट भी कल ही पढ़ लेंगे। आ जाए सब। लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, to enhance credit discipline among large borrowers enjoying working capital facility, CCOD, bill purchase, bill discount। कहां पे लागू होगा ये एप्लीकेबिलिटी? जिन लोगों ने 150 करोड़ एंड अबव की वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ली है, एप्लीकेबिलिटी। एग्रीगेट, फंड बेस्ड, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स सारी ध्यान रखिए, एक एक कलर बदल दिया है। एग्रीगेट, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड नहीं, बैंक गारंटी और एलसी नहीं, फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में भी वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट्स, टर्म लोन नहीं, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ 150 करोड़ एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, सारे बैंकों से मिला के, आपके बैंक से नहीं, सारे बैंकों से मिला के। जिन्होंने 150 करोड़ या उस ऊपर की लिमिट ले रखी हो वर्किंग कैपिटल की, उनके ऊपर लागू होगा। तो आप तो इसकी बात कर लें, पुरानी बात छोड़ दें। फ्रॉम 1 जुलाई 2019, from 1 July 2019, minimum 60% of the limits will be given as loan, 40% will be given as CC। लिख लीजिएगा। From 1 July 2019, 1 अप्रैल में कम था, from 1 July 2019, minimum 60% of the CC limits, minimum 60% of the working capital limits will be given as loan and balance 40% as cash credit. Balance 40% as cash credit. Balance 40% as cash credit. But लिखिए, एक सवाल और लिखिए, but this rule is not applicable to, ये 5th पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। But this rule will not be applicable to export credit limits, export credit limits, and bills limit for inland sales, and bills limit for inland sales, and bills limit for inland sales। कि लोन कम से कम कितने समय के लिए होगा? 7 days। मिनिमम पीरियड ऑफ द लोन विल बी 7 days एंड इट कैन बी रोल्ड ओवर। आगे आगे बढ़ा सकते हैं, एंड इट कैन बी रोल्ड ओवर। लोन का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं।
can be repaid in installments or a lump sum payment or lump sum payment or lump sum payments. 8वां पॉइंट छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरत उसकी है नहीं। आइएगा दोस्तों, ये देख लीजिएगा, जरा सा एक एग्जांपल देख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल लिमिट 300 करोड़ की है, जिसमें से बिल्स लिमिट 50 करोड़ है, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट 50 करोड़ है। तो कितनी मानी जाएगी, जरा क्विकली बता दो, उसमें चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, कितनी मानी जाएगी। $200 पे लागू होगा। लोन कितना होगा 200 में से, लोन कितना होगा, लोन बताओ जल्दी से, लोन कितना होगा। 120 करोड़ और सीसी होगी 80 करोड़। लोन होगा 120 करोड़ और सीसी होगी 80 करोड़। सीसी होगी 80 करोड़। अवेलमेंट है 60 करोड़। अवेलमेंट है 60 करोड़। अनड्रॉन पोर्शन है 20 करोड़ सीसी लिमिट का। सीसी लिमिट की अवेलमेंट है 60 करोड़, अनड्रॉन पोर्शन है 20 करोड़। तो कैपिटल एडिक्वेसी के पर्पज से जो अनड्रॉन पोर्शन है उसका 20% काउंट किया जाएगा। लिख लो बेशक से, कोई बात नहीं, तो एग्जांपल भी हो गया। फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस, for capital adequacy purpose, only 20% of undrawn portion of CC limit is considered. Only 20% of undrawn portion of CC limit is considered. पूरी लिमिट कंसिडर नहीं की जाती। चलिए भाई आगे बढ़ जाएंगे। मेरे सूत्र, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक्स। लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। और ये रूल सारे के सारे जितने मैं बता रहा हूं, ये आपके बैंकों के सर्कुलर में है सारे। ये नहीं कि आपके बैंकों के सर्कुलर में नहीं है बात। मैं जो भी बात कह रहा हूं, थोड़ा सा क्लास का मूड बदल रहा हूं। मैं बहुत सारे साथी अलग अलग बैंकों के बैठे, पंजाब नेशनल बैंक की बात बता रहा हूं। अब इनके बैंक में एक सवाल आया, पीएनबी सरस्वती किस स्कीम का नाम है? एजुकेशन लोन है कि एग्रीकल्चर लोन है कि हाउसिंग लोन है कि व्हीकल लोन है या एमएसएमई का लोन? मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये भी नहीं पता। ये नहीं पता तो कैसे चलेगा? अरे जब लिखा है मां सरस्वती है तो शिक्षा का ही लोन होगा। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो अंदाजा ही लगाया। बोले साहब अगली बार पीएनबी उड़ान पूछ लिया। पीएनबी उड़ान किस बात का लोन है? मैंने कहा दो ही काम का हो सकता है उड़ान, या तो ये हवाई यात्राओं के लिए लोन देते हूं, आजकल विदेश में जाने के लिए भी बैंक लोन देते हैं, और नहीं तो विदेश में पढ़ने के लिए। बोले हाँ जी ये विदेश में पढ़ने के लिए लोन है। अब कितना लोन है उसकी में लिखा है। मैं टीचर का रोल उन जगह पे बड़ा कम समझता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईमानदारी से सबका सम्मान रखते हुए कह रहा हूं। क्या सोचते मेरे से? कुछ मजेदार चीजें पढ़ाऊं ना भाई, इतना अनुभवी आदमी आपको पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाऊं? कुछ पीएनबी की स्कीम जो मैंने पढ़ी, मैंने इसलिए एग्जांपल दे दिया। इनकी बड़ी सारी स्कीमें थी।
पीएनबी प्रीमियम अकाउंट, पीएनबी सेलेक्ट अकाउंट, पीएनबी दिस अकाउंट। एक दिन मूड आया, इन्होंने सारी स्कीम ही बंद कर दी, 3 स्कीम बंद करके एक ही स्कीम रख दिया, नाम उसका जी। तब सवाल आएगा, अरे स्कीम के अंदर कौन कौन सी 3 स्कीम मर्ज हुई है? तो भाई ये तो सबको ही पता होगा, बैंक में इतनी खबरें तो आ जाएगा। कठिन चीज पढ़ा देंगे किसी की भी बैंक में, कोई बात। विचार कर रहा हूं टाइम जो है ना, पहले इससे मुक्ति मिले, यही इतना काम है। रोज आरबीआई का साइट ट्रैक करो, रोज करो। ये काम डेलीगेट नहीं कर सकते आप किसी को, या तो अंशुल जी करेंगे या मैं करूंगा। आइए, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 कहता है कि बैंक अपने डायरेक्टर को कोई लोन नहीं दे सकता सिवाय उसके जिसकी इजाजत आरबीआई ने दी है। बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी लोन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। Those of my friends who have little less knowledge of the Hindi, so they should not worry at all. If I'm speaking in Hindi, I'm also speaking in English the same thing. Same thing I'm speaking in English as well. Banks cannot grant any loan to any of its directors, including spouse and dependent children, except as permitted by RBI. Except as permitted by RBI. Now RBI has permitted following loans. ये आसान loan against own deposit, loan against government security, loan against life insurance policy. कहीं लिमिट नहीं लगाई है, ध्यान रखना। ये कहीं लोन दे सकता है बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, LIC पॉलिसी के अगेंस्ट, बैंक्स ऑन डिपॉजिट के अगेंस्ट, and staff loan to officer or employee director of the bank. Staff loan to employee or officer director of the bank. Facility like bill purchase and bill discounted, checks purchase karna, and credit card facility as applicable to other members of the public, as applicable to other persons of the business. ये 6 लोन आप दे सकते हैं। एक और बात है, बैंक अपने डायरेक्टर को दिया गया कोई लोन माफ नहीं कर सकते। बैंक कैन नॉट वेव ए लोन गिवन टू इट्स ओन डायरेक्टर। अपने डायरेक्टर को दिया गया लोन आरबीआई की इजाजत के बिना माफ नहीं कर सकते। अब आइए दोस्तों, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स एंड लोन टू रिलेटिव्स ऑफ द ओन डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स। किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर को कितना लोन दे सकते हैं, या अपने या दूसरे बैंक के डायरेक्टर के रिश्तेदार को कितना लोन दे सकते हैं। इसमें ये टेबल मैंने बनाई दोस्तों, आरबीआई ने बताई। और माय डियर फ्रेंड्स, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, God has given me enough strength to analyze the things. कहीं डिफरेंस हो किसी बैंक के इंटरनल गाइडलाइन में, मेरे नोटिस में ला देना। आई एम 100% श्योर व्हाट आई राइट इन माय स्लाइड। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लोन के केस में, पर्सनल लोन के केस में अगर लोन 5 करोड़ से नीचे का है, इफ लोन इज लेस देन 5 करोड़, then any officer, competent officer can sanction the loan and then report to the board. पहले लोन सैंक्शन कर देगा अपनी पावर में और फिर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट कर देगा। और अगर लोन 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर एमडी भी सैंक्शन नहीं कर सकता, फिर बोर्ड के पास ही जाएगा पर्सनल। और बाकी के लोन, पर्सनल लोन को छोड़ के बड़ी कम है, लेस देन 25 लाख है तो ऑफिसर सैंक्शन कर सकता है, और 25 लाख एंड अबव है तो फिर बोर्ड करेगा, अकेला एमडी भी नहीं करेगा। ये छूट सिर्फ पर्सनल लोन में दी गई है, लेस देन 5 करोड़ की, 25 लाख से ज्यादा बढ़ाया गया है। आइए मेरे साथियों,
ये तो बात मैंने कर दी, सारी कर दी है मैंने, सारी कर दी है। लोन टू वैल्यू रेशियो, एलटीवी, मैं चैट के जवाब अभी दे दूंगा, 2 मिनट का टाइम देंगे मेरे को। लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है? जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है उसका कितना परसेंट आपने लोन दिया। लोन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, लोन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, लोन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन कर रखी है बहुत जगह, जैसे शेयर्स में कर रखी है कि 25% मार्जिन मिनिमम रखना है, यानी 100 रुपए के शेयर हो तो आप 75% से ज्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ हाउसिंग लोन में रिजर्व बैंक ने रिस्ट्रिक्शन डाली है। हाउसिंग लोन अप टू 30 lakhs में मैक्सिमम एलटीवी कैन बी 90%। जितने का मकान है, लागत है, उसके 90% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। लागत मैंने परचेज प्राइस। अगर लोन 30 लाख से ज्यादा है और 75 लाख तक है तो एलटीवी कैन बी 80%, और लोन अगर 75 लाख से ज्यादा है तो एलटीवी कैन बी मैक्सिमम 75%। जितने की वैल्यू है मकान की या प्लॉट की, उसके 90%, 80% या 75% से ज्यादा आप एडवांस नहीं कर सकेंगे। और एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी में ये परसेंटेज 75% है, ये परसेंटेज 75% है, ये परसेंटेज 75% है। आइए मेरे साथ एक दो बातें और करने, फिर सवाल में जवाब नहीं, यहां तक सवाल करने भाई, यहां तक में किसी साथी को कोई सवाल है पूछ लीजिएगा मेरे साथियों। आ जाएगा भाई। जब तक साथी सवाल पूछते हैं, एक दो बातें मैं बता दूं आपको। भाई मैं 7 बजे के बाद से लेके और 10:30 तक मैं मोबाइल अपने पास नहीं रखता हूं। बिटवीन 7 to 10:30 मैं मोबाइल अपने पास नहीं रखता हूं, और स्टाफ 7 बजे दफ्तर बंद हो जाता है। तो लॉगिन जिस साथी को अगर कोई डिफिकल्टी हो भाई, उसके बाद कोई सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं कर सकेगा। लॉगिन बड़ा स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, आप दिन में ट्राई करके देख सकते हैं, आप 7 बजे से पहले ट्राई करके देख सकते हैं, लॉगिन ट्राई कर सकते हैं, आज भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्लास नहीं, ये आज नहीं कल करेंगे, जरा ये रिकॉर्डिंग चढ़ जाए वहां पे, ट्राई कर सकते हैं। सेम स्टैंडर्ड सिस्टम है, कोई आदमी आपको नहीं वो करेगा, ठीक। तो मुझे तो फोन किया ना करे 7 बजे के बाद, मैं कोई फोन लेता भी नहीं 7 बजे बाद, एक बार। और स्टडी बुक्स नॉर्मली 5 to 6 वर्किंग डेज लगते हैं। कोई साथी लिख देता है मेरे को स्टडी बुक नहीं मिली अभी तक, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं हुआ। मैं अपने यहाँ का स्टैंडर्ड सिस्टम बता देता हूं। अगर आपका डेस्टिनेशन कनेक्टेड है कुरियर से, तो हमारे यहाँ से ब्लू डार्ट की सर्विसेज हम ले रहे हैं। आज की डेट में इंडिया की कॉस्टलीस्ट सर्विस है, कॉस्टलीस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट सर्विस ब्लू डार्ट बताई गई है। मुझे पता नहीं होता, मैंने रेट देखे थे, रेट में कॉस्टलीस्ट है, तो मैंने कहा ब्लू डार्ट से भेजो। लेकिन जहां का पैकेट ब्लू डार्ट से नहीं उठाता, वहां स्पीड पोस्ट कराई जाती है, वहां स्पीड पोस्ट कराई जाती है। हमारे दूसरे कुरियर सर्विसेज से कई बार बड़ी शिकायतें रही हैं, तो वहां स्पीड पोस्ट कराते, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। अब ये जितना समय लेंगे लेंगे, नॉर्मली ब्लू डार्ट से अगर जाता है तो नॉर्मली अगर स्टेट कैपिटल से है तो 4th डे पे डिलीवरी
उन्होंने लिख के दी हुई है हमें। स्टेट कैपिटल के अलावा 6th डे पे वो डिलीवरी कमिट करते हैं, देते जल्दी है ज्यादा था। दिल्ली में तो हमने कई बार देखा नेक्स्ट डे भी डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसलिए भाई उसकी शिकायत करते रहने से कुछ नहीं है। ट्रैक आईडी आपके पास आ जाएगा, नहीं तो ऑफिस के फोन नंबर है आपके पास, आप 10:30 के बाद वो फोन करके ले सकते हैं। 100% सिस्टम इनबिल्ट है। जैसे ही ब्लू डार्ट का आदमी पैकेट उठाएगा, पैकेट उठा के स्कैनिंग करेगा, ऑटोमेटिकली मैसेज आपके पास जाना है। कोई कहीं पे चक्कर है नहीं, किसी ने मैन्युअली भेजना है, आ जाएगा। आजकल हम एसएमएस देखते नहीं ना, वो व्हाट्सएप देखते, वो तो एसएमएस भेजते हैं, आ जाएगा। चलिए भाई, कोई और बात तो नहीं कर रखी किसी ने, आ जाओ भाई, चलो भाई आज 2-3 बातें मेरे साथ पूछिए, जरा सा देख ले भाई। ईसॉप की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आज दोस्तों 60% ऑफ लोन और सीसी में लोन मीन्स क्या है? लोन तो लोन है भाई। एक डिमांड लोन दे दिया आपने 7 डेज का, डिमांड लोन दे दिया, वो किस्तों में दे वापस कर दे या उसको इकट्ठा वापस कर दे। लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स का टेबल शो कर देते भाई, लो जी। सम बैंक्स आर अलाउइंग हाउसिंग लोन एंड गोल्ड लोन मोर देन स्टिपुलेटिंग एलटीवी। ठीक है, अच्छी बात है भाई। रिजर्व बैंक पकड़ के उनको फाइन लगा देगा, और क्या करेंगे। एलटीवी नॉर्म्स ओनली केस ऑफ हाउसिंग लोन्स और अनेक जगह पे हो सकते हैं, अनेक जगह पे हो सकते हैं, अनेक जगह पे हो सकते हैं। ये शेयर्स पे भी कर दिया ना कि आप डीमेट शेयर्स में 75% से ज्यादा नहीं देंगे, तो 75% हो गया ना। आओ भाई, PNB has scheme to sanction home loan with LTV 80% for more than 75 lakh also. Does it breach the limit? चेक कर लेना। ये जो साथी सवाल लिख देते हैं ना यहाँ पे, इनका कहना यह है कि पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ का लोन 80% के LTV सैंक्शन करता है। एक साथी ने लिखा है। भाई साहब, कल क्लास में मेरे को दिन में बता देना कौन सा सर्कुलर है ऐसा। ये जितने साथी हम बैठे हैं ना, इन सबको मैं खूब जानता हूं। सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो खैर सबसे ऊपर है, और पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक हो, ये सारे बैंक पूरे सिस्टम को फॉलो करने वाले पक्के बैंक हैं। आ जाओ भाई, चलो भाई। लोन टू डायरेक्टर स्लाइड में दिखा देता हूं भाई, लो जी, चलो आगे बढ़ो। अरे भाई, मुझे तो पता है ना यार, ऐसा थोड़ी है यार। 7 साल पीएनबी के हेड ऑफिस में भी रहा हूं, और मैं केनरा बैंक और स्टेट बैंक का तो मैं तो मुरीद हूँ। स्टेट बैंक का तो सबसे ज्यादा, सच बताऊं बात में, सबसे बेस्ट सिस्टम इस मुल्क में स्टेट बैंक है। ये एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सब ये स्टेट बैंक के अफसरों को ले गए, इसलिए इनके भी सिस्टम ठीक है। नहीं तो सिस्टम तो सारे स्टेट बैंक के ठीक थे। फिर उसके बाद आइए 4-5 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी, और ये अपना बैंक ऑफ इंडिया, और ये आपका केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो लीडिंग बैंक थे। सबके सिस्टम बढ़िया रखे हुए। आओ, ये टेबल ये रही भाई, टेबल ये देख लो भाई। लोन टू डायरेक्टर्स की टेबल दिखा दो जिनको। ये लो भाई, टेबल देख लो भाई, टेबल देख लो फटाफट से, जरा जल्दी से टेबल देख लो। हाँ भाई, और क्या सवाल है भाई? चलो। हाँ जी, 100%। अच्छा भाई, देखिए मैं चेक करूंगा भाई, कल जवाब दूंगा इस सवाल का। जो साथियों ने उठा रखा है ना कि हमारे बैंक में 75 लाख से ऊपर के लोन पे लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक जा सकता है। कल चेक कर दूंगा भाई, मैं पूछ लूंगा किसी भी बैंक में, इसमें क्या दिक्कत है। हमको तो ठीक चीज पढ़नी है, अगर चेंज हो गया होगा तो मैं चेंज कर लूंगा, अपने को मेरे क्या दिक्कत है। आज दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जरा देख ले जरा सा।
एक सवाल लिखे छोटा सा, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, ये लाइन लिख ले, इंक्लूडिंग MCLR is decided by board of directors of the bank. Interest rate on deposits as well as advances, including MCLR, is decided by board of directors of the bank. Board of directors of the bank. Or asset liability management committee of the bank. Asset liability management committee of the bank. Asset liability management committee of the bank. आइए दोस्तों, MCLR के बारे में क्विकली पढ़ेंगे भाई, आजकल सवाल बहुत कम आते हैं दोस्तों। एक जमाना था खूब सवाल आते थे, छोड़ता मैं इसलिए नहीं कि कई बार मूड आ जाए उसका बदल जाए। MCLR की फुल फॉर्म लिख लो दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। Marginal cost of funds based lending rate. Marginal cost of funds based lending rate. This is applicable from 1st April 2016. This is applicable from 1st April 2016. What is MCLR? MCLR is the minimum interest rate below which a bank cannot lend. MCLR is the minimum interest rate below which a bank cannot lend. ब्याज की वो दर जिससे कम पे बैंक लैंड नहीं करेगा कोई भी एडवांस। कुछ एक्सेप्शन है बताऊंगा मैं। MCLR will differ from bank to bank. MCLR will differ from bank to bank. कौन से लोन है जिन पे MCLR की कंसेप्ट लागू नहीं होती? भाई ये क्या चैट में लिख दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है भाई, देखेंगे, अरे पता कर लेंगे। PNB में सब अपने आदमी बैठे हैं, सेंट्रल बैंक में अपने आदमी है सब। हर बैंक के अंदर कोई ना कोई अपना स्टूडेंट जो है बैठा ही है हेड ऑफिस के अंदर अच्छी सीनियर पोजीशन में। किसी को रिक्वेस्ट करेंगे सब मानते हैं, फिर तो रिक्वेस्ट मानते हैं। मैं कौन सा लोन सैंक्शन करवा रहा हूं किसी से, या ट्रांसफर करवा रहा हूं, या प्रमोशन की सिफारिश कर रहा हूं? साधारण सी रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ी बता दे क्या नहीं है आपके। आ जाओ एग्जॉशन MCLR। अब चैट में मत लिखना ज्यादा बात है, यहाँ पे MCLR की कंसेप्ट नहीं लगती। लोन वेयर इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय RBI और गवर्नमेंट। सरकार या RBI डिसाइड करे, जैसे RBI का 4% पे देना DRI, गवर्नमेंट कह दे कि भाई क्रॉप लोन अप टू 3 लाख 7% पे देना है तो देना पड़ेगा। एडवांस अगेंस्ट बैंक्स ओन डिपॉजिट, FD के अगेंस्ट लोन देने पे MCLR की कोई बात नहीं है। स्टाफ लोन्स, हाउसिंग लोन पहले तो बड़ा सस्ता हुआ करता था, बाद में शायद महंगा हो गया था। हमारे टाइम में 4% पर होता था हाउसिंग लोन, देते तो थोड़ा ही थे, 1 लाख रुपए दिया करते थे, लेकिन 4% पे देते थे और सिंपल था। अच्छी बात ये थी कोई कंपाउंडिंग नहीं थी उसमें। लोन linked to a market determined external benchmark like repo rate. Loans linked to a market determined external benchmark पे आप लगाएंगे तो उस पे फिर MCLR लगाने की जरूरत नहीं है। फिक्स रेट लोन्स विद मोर देन 3 years मैच्योरिटी, इस पे लास्ट बैच में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था भाई, ध्यान कर लेना। फिक्स रेट लोन्स फॉर मोर देन 3 year मैच्योरिटी, फॉर मोर देन 3 year मैच्योरिटी, फॉर मोर देन 3 year मैच्योरिटी। MCLR कैसे डिसाइड होता है? इन 4 फैक्टर्स पर डिसाइड होता है, वो भी देख लीजिएगा। MCLR is decided on the basis of number 1 marginal cost of funds, means marginal cost of deposits and marginal cost of borrowing.
marginal cost of deposits and marginal cost of borrowing. Negative effect on account of CRR. CRR के बैलेंस में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, तो भाई वो भी तो हमने कस्टमर को चिपकाना है। हमारा तो 4.5% आरबीआई ले गया और 1 पैसा देता नहीं, तो जो उसका नुकसान हमें हो रहा है वो बोरोवर कस्टमर के ऊपर ही लगाना है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर। ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टाफ का बिल्डिंग का किराया है, स्टाफ की सैलरी है, ये है वो है, और टेनर प्रीमियम। जितना लंबा लोन होगा उतना एमसीआर ज्यादा होता जाएगा, टेनर प्रीमियम। A bank will declare MCLR for minimum 5 maturities. कोई भी बैंक कम से कम 5 मैच्योरिटीज का एमसीआर जरूर डिक्लेयर करेगा। ओवरनाइट एमसीआर, 1 month MCLR, 3 month MCLR, 6 month MCLR and 1 year MCLR। ये 5 MCLR जरूर डिक्लेयर किए जाएंगे और MCLR इज रिव्यूड एवरी मंथ। MCLR का रिव्यू मेरे साथियों हर महीने होगा। इसी से मिलती जुलती एक कंसेप्ट है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट, EBLR। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट एग्जाम में काम नहीं आती। मैं एक जरा सा आधा मिनट में आपको स्टोरी बता दूं इन रेट्स की, आपकी जनरल नॉलेज में काम आ जाएगी। 1994 से पहले लोन्स पे क्या ब्याज लगेगा ये रिजर्व बैंक बताता है। 1994 में वो एक कंसेप्ट लेके आए PLR की, प्राइम लैंडिंग रेट। फिर थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसको बदला बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। फिर 2010 में वो कंसेप्ट लेके आए बेस रेट। लेकिन आरबीआई जितने भी काम करता रहता, बैंक वाले अपने तरीके निकाल लेते उससे उल्टा कुछ करने के। आरबीआई चाहता कि बैंक के ब्याज दरें घटाएं और ये घटाते नहीं थे, तो आरबीआई 2016 में ले आया मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट कि भाई अब तुम्हारी को अगर मान लीजिएगा कॉस्टिंग कम आ रही है, तुम डिपॉजिट में ब्याज देते नहीं हो ज्यादा, तो ले घटाओ। उसमें भी आरबीआई ने देखा कि कुछ ये गड़बड़ करते रहते हैं, तो अब आरबीआई ले आए ये वाली कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट। क्या हम बताएंगे, इसके साथ कनेक्ट करो ये कहां पे एप्लीकेबल है। फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट नहीं भाई, फ्लोटिंग रेट जिसकी ब्याज की दरें बदलती रहे। पर्सनल और रिटेल लोन्स एंड लोन टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लोन टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन कौन से दिए? फ्लोटिंग रेट लोन on personal loan, retail loans and MSME। एक्सटर्नल बेंचमार्क कौन कौन से दिए? पॉलिसी रेपो रेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 months ट्रेजरी बिल यील्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 months ट्रेजरी बिल यील्ड, 3 महीने का जो ट्रेजरी बिल है उसकी क्या यील्ड आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 months ट्रेजरी बिल यील्ड, ये 3 तो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब कर दिया और साथ में कह दिया एनी अदर बेंचमार्क डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। इसको छोड़ दीजिएगा, ये नीचे की कोई बातें नहीं है, ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला रीसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अंडर एक्सटर्नल बेंचमार्क।
It is once in 3 months. 3 महीने में कम से कम एक बार जो है EBLR से संबंधित इंटरेस्ट रेट आरबीआई अपना बैंक विचार करेगा. Reset of interest rates under external benchmark at least once in 3 months. आइए मेरे साथियों एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, ओपनिंग करंट अकाउंट्स बाय बैंक्स. जो मेरे साथी इसको ट्रैक कर रहे हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से अगस्त 2020 से लेके और लगभग मैं कहूंगा मार्च 2022 तक लोगों को हैरान परेशान कर रहा है इन्होंने. I was speaking to the General Secretary of Officers Association of a leading bank today. कुछ बातचीत चल रही थी हमारी. मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन उस बैंक में और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है उनकी और उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफिसर्स एसोसिएशन. तो उन्होंने एक बात कही, बहुत सारे साथी एडमिनिस्ट्रेटिव से बैठे हैं, बोले सर एक सर्कुलर निकलता है 6 महीने में उसके ऊपर 4 अमेंडमेंट निकल जाते हैं इनके. इसका मतलब पॉलिसी ठीक ढंग से नहीं बनाई गई ना. पॉलिसी सारे पहलू सोच के बननी चाहिए थी. उनको 10-20 आदमी को दिमाग लड़ाना चाहिए. मैंने कहा बात तो ठीक, इसमें तो कोई शक नहीं. तो यहाँ तो आरबीआई की पॉलिसी की बात चल रही. भाई साहब अगस्त 2020 में पॉलिसी आई थी ओपनिंग करंट अकाउंट्स विद द बैंक्स. स्टोरी बता दूं जरा 30 सेकंड में आपको, अपना ही केस बता देता हूं आपको. मेरा एक बैंक में करंट अकाउंट था, उसी बैंक में मैंने एफडी करा रखी थी. एफडी के अगेंस्ट मैंने ओवरड्राफ्ट लिमिट बनवा रखी थी. कोई झमेला नहीं, कोई डाइवर्शन नहीं, कोई किसी का देना नहीं लेना नहीं, कुछ नहीं. बैंक से चिट्ठी आ गई कि आप अपना ओवरड्राफ्ट बंद कराओ या करंट अकाउंट बंद कराओ, एक बंद कराओ. मेरे को भी इसमें तकलीफ क्या है, ये तो एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट है, जब मर्जी एडजस्ट कर लो तुम, इसमें क्या दिक्कत है. करंट अकाउंट तो चलाना ही मैंने. तो 100 आदमी की गाइडलाइन, हाँ भाई है, मैंने बंद कर देते और क्या करें. ओवरड्राफ्ट को बंद कर दो, करंट अकाउंट तो चलना है. ठीक है कोई बात नहीं, क्या करें. ये बड़ा झमेला चलता रहा. तो अब जो फाइनल गाइडलाइन है मैं आपको बता देता हूं. बदली, ये बदली इन्होंने गाइडलाइन आपके सामने कैसे बदली. जो मैंने तो किस्सा बताया कि मुझे लोन बंद करना पड़ा ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पे सामने देखिए, बोरोवर्स अवेलिंग सीसी ऑर्डिनरी फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. अगर किसी की सीसी ओडी अकाउंट है किसी भी बैंक के पास, तो एक्सपोजर ऑफ ए बोरोवर टू द बैंकिंग सिस्टम इज लेस देन 5 करोड़. अगर बैंक से उस व्यक्ति ने 5 करोड़ से कम के लोन उठा रखे हैं, एक्सपोजर टू द बैंकिंग सिस्टम सारे बैंकों से मिला के 5 करोड़ से कम के लोन उठा रखे हैं, तो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग करंट अकाउंट और सीसीओडी फैसिलिटी. वो व्यक्ति किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोल सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. तो ये ज्यादातर मेजोरिटी कैसे निकल गए इनके इस चक्कर में. जो लोग तकलीफ पा रहे थे, हमारे जैसे थे, 10-20 लाख की लिमिट थे थी. अब लोगों ने पूछा जी एग्रीगेट एक्सपोजर हमको कैसे पता लगेगा. ये भी देख लीजिएगा जरा सा कि एग्रीगेट एक्सपोजर अगर लेस देन 5 करोड़ है, पहली तो हम अंडरटेकिंग लेंगे बोरोवर से कि भाई आपका एक्सपोजर है कितना, लिख के दो, अंडरटेकिंग दो. दूसरी बात, हमारे पास सोर्सेज है, CRILC का डेटाबेस देख सकते हैं, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स का डाटा देख सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का डाटा देख सकते हैं.
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड का भी डाटा देख सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड का डाटा भी देख सकते हैं। और बोरोवर से तो कल लिखवा के लेंगे। अगर एक्सपोजर टू द बैंकिंग सिस्टम 5 करोड़ एंड अबव है, अगर बैंकों से लोन उसने 5 करोड़ या उससे ऊपर के लिए रखे हैं, तो यहां भी आइए, बोरोवर कैन कंटेन करंट अकाउंट विद एनी वन बैंक विद सीसीओडी फैसिलिटी। जिस बैंक से आपने सीसीओडी फैसिलिटी ले रखी है उस बैंक में आप करंट अकाउंट रख सकते हैं। और वो बैंक कौन सा होगा जिसके पास करंट अकाउंट रखेंगे? जिसके पास टोटल बैंकिंग सिस्टम का अगर एक्सपोजर आपका 50 करोड़ है, तो ये करंट अकाउंट उस बैंक के पास खोलेंगे जिसका 5 करोड़ का एक्सपोजर जिसका है। Bank should have at least 10% of the exposure to the system to that borrower. जो ने 50 करोड़ के 100 करोड़ के लोन ले रखे हैं, तो उसके पास खोलेंगे जिसने 10 करोड़ का लोन दे रखा है। अदर लैंडिंग बैंक्स में ओपन कलेक्शन अकाउंट, ऑपरेशन अलाउ नहीं करेंगे, उसमें पैसा इकट्ठा करते रहेंगे और फिर सीसीओडी में ट्रांसफर कर देंगे। Other lending banks may open only collection accounts. Other lending banks may open only collection accounts, और मैं बता दूं, balance of these accounts to be shifted to the current account maintaining bank within 2 working days. जो पैसा आ जाएगा 2 दिन के भीतर आपने वहां भेज देना। किसी भी बैंक का 10% का एक्सपोजर ना हो तो जिसका सबसे ज्यादा हो उसके पास खोल लेना, कोई बात। नो लेंडिंग बैंक्स कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट्स। नो लेंडिंग, अगर 5 करोड़ या उससे ऊपर का सिस्टम है तो नॉन लेंडिंग बैंक्स कैन नॉट ओपन करंट अकाउंट्स। नॉन लेंडिंग बैंक करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। करंट अकाउंट वही बैंक खोल सकता है जिसके पास टोटल एक्सपोजर का कम से कम 10% हो। आइए दोस्तों, अगर बोरोवर्स ने सीसीओडी फैसिलिटी नहीं ले रखी है, सीसीओडी फैसिलिटी ले ही नहीं रखी है, तो फिर नियम है, सीसीओडी नहीं ले रखी लेकिन बाकी लोन ले रखे हो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। If exposure is 50 crore and above from different banks, current account will be maintained only by one bank. Current account will be maintained by only one bank, which is called as escrow managing bank. Escrow managing bank. नेक्स्ट बात दोस्तों, गला छिल गया है ना। अगर एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम 5 करोड़ है लेकिन 50 करोड़ से कम है, एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज 5 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 50 करोड़, जो बोरोवर है उसने तमाम बैंकों से मिला के 50 करोड़ से नीचे का लोन ले रखा है, तो ऑल लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट। वहां तो एक बैंक खोल सकता था, या लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन करंट अकाउंट। नो लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट। नो लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट। और लास्ट बात, एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ है, मस्त होके जहां मर्जी खाते खोलो। एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ बैंक्स में ओपन करंट अकाउंट। बैंक्स में ओपन करंट अकाउंट। मेरे साथियों के सवाल देख लें भाई, क्या है? ये 3 साल क्या लिखा भाई, किस चीज के बारे में लिखा कि साथी ने? इट्स 3 years। 3 years क्या भाई?
पता नहीं किस चीज के बारे में लिखते हैं, मैं चैट बीच बीच में नहीं पढ़ता हूँ भाई, तो लिख दे जिस चीज के बारे में। बात बड़ी सिंपल है, सीसीओडी ले रखी है, 5 करोड़ से कम है, तो आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं, आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। और 5 करोड़ और उस ऊपर है तो सिर्फ उस बैंक के पास खोल सकते हैं जिससे आपने सीसीओडी की लिमिट ली है, बस असली बात ये है। हाँ, एस्क्रो मैनेजिंग बैंक किसी बैंक का नाम रख दिया भाई जिसके पास सारी कलेक्शंस आके इकट्ठा क्रेडिट होंगी। 50 करोड़ एंड अबव कैन ओपन विच अकाउंट, करंट अकाउंट खोल सकते हैं एक बैंक के पास, एक बैंक के पास करंट अकाउंट खोल सकते हैं, और वो अकाउंट एस्क्रो अकाउंट होगा। उस अकाउंट का इस्तेमाल जो टर्म लोन उठा रखा है उसकी चीजें देने में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। आ जाएगा। भाई मेरा ख्याल है आप सवाल ज्यादा पूछते हैं ना तो आप उलझे रहते हैं। मैं बड़ा नम्र निवेदन सारे साथियों से करूंगा, बैंक के अफसरों के साथ बैठा हूं इस समय में। आज भी मैंने किसी को दिन में कोई बात थी और मैं इस बात से गुरेज करता नहीं। उस व्यक्ति को मैंने कहा था, आज भी दिन में किसी का फोन आया था, कोई बातचीत थी, मैंने कहा भाई साहब अगर आप बैंक में अफसर है, मैनेजर बनना चाहते हैं और आप ये 2 लाइन नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी का मतलब नहीं निकाल सकते ठीक ढंग से, तो आपको तो क्लर्क होना चाहिए था। आपकी अंग्रेजी इतनी तो ठीक होगा, 4 लाइन का पैराग्राफ लिखा, आप उसका मतलब ही ना समझ पा रहे हैं, कैसे अफसर हैं आप? तो भाई साहब इतनी सिंपल सी बात मैंने बताई आपसे, सुन के दिए, दोबारा सुन लीजिएगा। सवाल कर रहे हैं, अरे भाई 5 करोड़ से कम का अगर उसने लोन ले रखा है, 5 करोड़ से कम का लोन ले रखा है सारे बैंकों से मिला के, तो वो व्यक्ति सीसीओडी भी खोल सकता है, करंट भी खोल सकता है, कहीं खोल ले, जहां मन करे वहां खोल ले। और 5 करोड़ या उस ऊपर की सीसीओडी लिमिट हो तो करंट अकाउंट उसी बैंक के पास खोला जाएगा जिससे उसने सीसीओडी ले रखी है, और सीसीओडी एक से ज्यादा बैंकों से ले रखी है, तो करंट अकाउंट उस बैंक के पास खुलेगा जिसने तमाम बैंकों के एक्सपोजर का कम से कम 10% दे रखा है, सीसीओडी लिमिट दे रखी है। बताइए इसमें क्या बात रहेगी, क्या चीज पूछने वाली रहेगी, बताओ। अब बाकी चीजें तुम अपने आप सोच लेना क्या करनी है, इससे ज्यादा कोई समझाने की जरूरत नहीं। और देखो मैं अभी क्लास आज की खत्म होने वाली है, मैं एक छोटी सी बात कर दी, बार बार जब लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमारे बैंक के सर्कुलर करा दो, तो मुझे शर्म आने लग जाती है। मतलब इसका मतलब ये लोग बैंक को बिना सर्कुलर पढ़े ही चलाए जा रहे हैं। कि सब वक्त खराब आया है कि बिना ही सर्कुलर पढ़े बैंक चलाए जा रहे हैं लोग। दुकान के अंदर माल क्या भरा है पता ही नहीं बैंक वालों को। ये बात मैं बड़ी मतलब दुख से, तकलीफ से कह रहा हूं इस बात को। मैंने तो ऐसे दुकानदार देखे नहीं भाई कि मैं सामान खरीदने जाऊं और दुकानदार को ये ना पता हो मेरी दुकान में क्या क्या सामान भरा पड़ा है। बैंक के बाबू अच्छे हैं भाई, बैंक के अफसर अच्छे हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट्स का ही नहीं पता, ना कार लोन का पता, ना हाउसिंग लोन का पता, ना एजुकेशन लोन का पता, ना एसएसआई के लोन का पता, ना एग्रीकल्चर के लोन का पता, ना डिजिटल बैंकिंग के लोन का पता। फिर तो बहुत बढ़िया काम भाई। को डेबिट क्रेडिट के लिए तो 12वीं क्लास पास को ले आते हैं बैंक में। ये बात आपको जगाने के लिए कह रहा हूं मैं। हम तो करवा देंगे जितना हमने करवाना है। आओ नेक्स्ट आ जाओ। थोड़ी बहुत खुद मेहनत किया करो, खुद पढ़ा करो, घर में लाके सर्कुलर। ये नहीं होता बैंक की नौकरी में भाई वहीं बैठ के डेबिट क्रेडिट करके घर पे आगे, भाई ऐसा नहीं चलने वाला। आओ चलो भाई चलो, आ जाओ।
ना इससे ज्यादा स्लो स्पीड नहीं हो सकती, जो साथी कह रहा है ना स्लो स्पीड चलो, इससे ज्यादा स्लो स्पीड नहीं हो सकती भाई। और तू बैंक के अंदर अगर अफसर है तो स्पीड बढ़ा अपनी। तेरे मैनेजर नहीं कहते होंगे, तेरा जनरल मैनेजर नहीं कहता होगा, मैं कह रहा हूं। बैंक का अफसर है तो स्पीड ऐसी कर कि 5 बजे तक सारे काम बंद होने चाहिए। ये जो 7 साढ़े 7 तक बैठने का रवायत बना दिया ना बैंकों में, ये सिर्फ निकम्मे आदमियों की रवायत होती है कि 7 बजे तक बैंक में बैठे रहो। अगर सारा बैंक का स्टाफ लग के काम करे, कोई काम ऐसा नहीं है कि बैंक में 5 साढ़े 5 बजे बैंक बंद ना हो। सारा स्टाफ लग के काम करे। मोबाइल को बंद कर दे अपने को ताले के अंदर कि मैं मोबाइल नहीं देखूंगा। ये देख लिया कोई बात है, कस्टमर का है तो देख लिया, व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं बैठे बैठे वहां पे। एक ने तो कह दिया जी मैं तो कोई बार मेरे को टाइम मिल जाता है जी, मैं तो लेक्चर ही वहीं सुन लेता हूँ आपका। मैंने कहा बहुत बढ़िया बैंक चल रहा भाई इसका, इसको इतना टाइम बैंक ने दे रखा है कि मेरा लेक्चर ही वहीं सुन लेता हूँ बैंक के अंदर। चलो आओ भाई आओ, कोई बात नहीं भाई, ये देखते भाई, ये मैं देख दूंगा ऐसे देखूंगा। और कोई सवाल पूछ लो भाई, नहीं तो कल सवेरे शाम को मिलेंगे। और कल याद रखना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट करेंगे, खूब अच्छे तरीके से करेंगे हैं। आप थोड़ा सा जिनको स्टडी मटेरियल पहुंच गए हो भाई पढ़ के आना है, और नहीं पहुंचे हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, आप चिंता क्यों कर रहे हो। आ जाओ चलो चल चलो। मेरा तो देखो भाई, आप जा रहे हो इस समय क्लास खत्म हो रही है, मेरे को तो बेहद प्यार है अपने स्टूडेंट से। और मुझे एक बात का पता है कि नॉलेज इज पावर, सम्मान पाना है, सम्मान पाना है तो खूब पढ़ना है। और आपके साथ जो साथी बैठा उसने क्लर्क ज्वाइन किया था, और मैंने 100% आज बता रहा हूं आपको, 1972 ज्वाइन करने के 6 महीने के भीतर वो ब्रांच 7 साल पहले खुली थी। पूरे 7 साल के सर्कुलर मैंने 6 महीने में पढ़ दिए थे। उसके बाद मैं राजा था उस ब्रांच में, क्लर्क हो गए भी, क्योंकि मैंने पढ़ रखे थे। जिसको जरूरत पड़े वो मेरे ऊपर ही निर्भर था, मेरे से पूछता था भाई ये काम कैसे करूं। मजा है ना, अफसर से ज्यादा वैल्यू होगी क्लर्क की, बताइए और क्या चाहिए आपको। यही बात मैं अपने स्टूडेंट के अंदर चाहता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, मिलेंगे। ओके डियर, अच्छी बात है, कल शाम को मिलते 7:30 बजे। और खूब एग्जाम की चिंता मत करना, आपके एग्जाम तक साथ रहेंगे आपके। चलो ओके माय डियर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।